Hello friends, this is Anjana Mishra and a very happy new year all friends and viewers. Today I will discuss about child development and pedagogy part 2. इसके पहले वाले वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। आज हम सेकंड पार्ट को देखेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। 16वां प्रश्न है हमारा, बच्चों की गलतियां डैश। ओके, बताना है कि बच्चों की गलतियां। पहला ऑप्शन है प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। नहीं, बच्चे अगर गलती करते हैं तो हम ये नहीं समझ लेंगे कि वो लापरवाह हैं इसीलिए वो गलती करते हैं। ओके, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड है हमारा, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। ये भी कोई रियल हमारा यानी एग्जैक्ट आंसर नहीं है। ओके, तो ये भी हमारा नहीं होगा। एंड थर्ड है हमारा, अधिगम का एक भाग है तथा उसके विचारों में एक अंतर्दृष्टि होती है। हाँ, ये सही है कि लर्निंग जो बच्चे गलती करते हैं वो लर्निंग का एक पार्ट है। ओके, अब वो उनके इनसाइड थिंकिंग में होता है। ओके, तो ये हमारा सही है, तो थर्ड हमारा सही हो जाएगा। फोर्थ क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। नहीं, महत्वहीन नहीं है। ओके, गलतियां महत्वहीन नहीं होती, तो आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारा, मूल्यांकन को डैश। पहला ऑप्शन है एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। नहीं, मूल्यांकन को एक गलत गतिविधि में नहीं लेना चाहिए हमें। ओके, सेकेंड है हमारा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। हाँ, ये पार्ट होना चाहिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। ओके, तो ये हमारा सही लग रहा है। अभी जिसको छोड़ते हैं, थर्ड में देखते हैं। थर्ड क्या है, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। नहीं, केवल नंबर कोई संदर्भ में नहीं करते हम। फोर्थ ऑप्शन है हमारा, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। नहीं, ये भी नहीं हमारा आंसर है। आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, यानी मूल्यांकन को एक शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का एक पार्ट होना चाहिए, भाग होना चाहिए। ओके, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है 18वां है हमारा, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है। बताना है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम में लर्निंग कैसी प्रक्रिया है। ओके, तो पहला ऑप्शन है हमें एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। हाँ, ये एक सक्रिय तो है, एक्टिव एंड सोशल करेक्टर तो है ये। देखते हैं सेकंड ऑप्शन क्या, एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया। निष्क्रिय तो नहीं है, पैसिव नहीं है। ओके, एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा, जानकारी को अर्जन की प्रक्रिया। नहीं, केवल नॉलेज को अर्जन की प्रक्रिया नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। नहीं, अनुभव वाला भी नहीं होगा हमारा। ओके, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, यह एक एक्टिव एंड सोशल है। ओके, सोशल प्रक्रिया है। ओके, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक लर्निंग एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। ओके, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है 19वां है हमारा, नीचे लिखी हुई स्थिति की सिद्धांत को दर्शाती है। ओके, जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं। ओके, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। ओके, तो पहला ऑप्शन है हमारा, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। हाँ, संज्ञान एवं संवेग हमारे अलग तो नहीं, ये तो हमारा सही है, लेकिन और भी देख लेते हैं ऑप्शन क्या कह रहे हैं हम। सेकंड है हमारा, संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है। नहीं, ये तो हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड है हमारा, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है। हाँ, ये भी है हमारा, तो ये तो हमारा सही लग रहा है, तो इसको भी छोड़ते हैं। फोर्थ ऑप्शन है हमारा, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अब हमें इन दोनों में पता करना है कि रियल में इस प्रश्न का उत्तर होगा क्या। तो पहला दिया था कि संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। यहाँ पे बात किसकी हो रही थी कि महसूस करते हैं कि पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। ओके, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, इससे ज़्यादा हमारा मैच कर रहा है। ओके, इस संज्ञान एवं संवेग की बात इसमें ज़्यादा आ रही है। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला है हमारा 20वां है, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। ओके, तो पहला ऑप्शन है हमारा, पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर। नहीं, समाधान लिखकर नहीं कर सकते। ओके, सेकेंड है हमारा, पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके। नहीं, एक ही तरह के क्वेश्चन नहीं देंगे। ओके, एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा, पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर। नहीं, हम रोट लर्निंग नहीं करेंगे। एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों के देखने के लिए प्रोत्साहित करना। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो 20वें का हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला है हमारा 21वां है, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल। ओके, इसको ध्यान से देखिएगा कि स्वपहल कहा है, वह प्रयास शामिल है। ओके, यानी उसकी खुद की पहल और उसकी खुद की
उस खुद के प्रयास शामिल है। निम्न में से किसका उदाहरण है, हमें बताना है किसका एग्जाम्पल है। पहला ऑप्शन है हमारा अंतर व्यक्तित्व बुद्धि यानी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट, एंड सेकंड है हमारा निगमनात्मक विधि यानी डिडक्टिव मेथड, एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। ओके, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा परंपरागत विधि। ओके, तो इसमें कहा है कि स्वपहल एवं प्रयास शामिल है, तो ये हो जाएगा अधिगमकर्ता केंद्रित विधि यानी कि लर्नर सेंटर्ड मेथड है ये। ओके, तो आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारा 22 है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, हमें सही बताना है। ओके, पहला ऑप्शन है बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है, केवल अभिसारी रूप से नहीं, इसलिए हमारा गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन। सेकंड है हमारा बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, नहीं, अनुभव के परिणाम स्वरूप नहीं है हमारा, वो भी स्थायी परिवर्तन तो नहीं है। ओके, एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा बुद्धि एक आनुवंशिक विशेषक है, इसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होती। हाँ, ये तो सही है, लेकिन पूरी तरह से हमारा सही नहीं लग रहा। ओके, तो इसलिए हम इसे छोड़ते हैं। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ है हमारा बुद्धि बहुआयामी है, ये हमारा मेन मिल गया हमें कि बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। हमारा थर्ड से ज़्यादा बेटर हमारा फोर्थ ऑप्शन है। होगा, इसमें बताया कि बुद्धि बहुआयामी है होंगे यानी कि मल्टी डायमेंशनल है, और इसमें कुछ ऐसी मतलब कि वो होती एबिलिटीज़ होती हैं जिसे हम मीज़र नहीं कर सकते हैं। ओके, इसलिए आंसर हो जाएंगे हमारे फोर्थ ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा 23 है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है। ओके, हमें प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा परिवार, हमारा आंसर तो हमारे पहले ऑप्शन में ही मिल गया, प्राइमरी एजेंसी हमारी फैमिली या परिवार ही है। ओके, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ही, आगे के हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारा जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि डैश। ओके, पहला है बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती नहीं, सेकेंड ऑप्शन है हमारा बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती, ये भी जरूरी नहीं है, एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, नहीं, मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न तो नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है हमारा बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। हाँ, ये हमारा सही कि क्वालिटेटिवली जो सोच होती है, थिंकिंग होती है, वो हमारे बच्चों की अवयस्कों में डिफरेंस होता है, यानी अंतर होता है। ओके, तो आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारा, हाँ, अगला प्रश्न है हमारा 25 है, जेंडर यानी एक जेंडर क्या है। पहला ऑप्शन है एक जैविक निर्धारक है, ओके, बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट है। सेकेंड ऑप्शन है हमारा एक मनोवैज्ञानिक सत्ता एंटिटी। ओके, तो ये हमारा नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है हमारा एक सामाजिक संरचना है। हाँ, जेंडर मतलब लोग ही तो निर्धारित करते हैं जेंडर कैसा। ओके, तो ये भी हमारा सही लग रहा है, तो थर्ड को भी छोड़ते हैं। फोर्थ ऑप्शन है हमारा एक आर्थिक अवधारणा है, ये तो हमारा गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा पहले और तीसरे में जेंडर पूछा है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक थर्ड ऑप्शन, यानी कि एक सामाजिक संरचना है। ओके, जेंडर निर्धारित करना एक सामाजिक संरचना है। ओके, तो आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारा 26 है, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। ओके, पहला है हमारा शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं संवेगात्मक, या हम ये तो सही लग रहा है हमें, पहला छोड़ते हैं। सेकंड है हमारा संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व आध्यात्मिक, बात नहीं कही गई है इसमें। ओके, थर्ड ऑप्शन है हमारा शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक, इसमें भी आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक नहीं सही होगा। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व एवं स्व। ओके, जिसमें तो सारे नहीं आए हैं, तो इसमें आए हैं हमारे कि शारीरिक भी है, संज्ञानात्मक भी है, सामाजिक भी है और संवेगात्मक ही है। ओके, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा 26 का पहला ऑप्शन, इसमें सारे आयाम आ गए हैं। ओके, विकास के, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारा 27 है, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ओके, पहला ऑप्शन है हमारा सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम है। हाँ, तो ये तो सही है हमारा, देख लेते हैं और ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्ण निर्धारित होती है, नहीं, केवल आनुवंशिकता इसमें नहीं, आनुवंशिकता के द्वारा नहीं निर्धारित होती है। ओके, थर्ड ऑप्शन है हमारा बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है, नहीं।
अब फोर्थ ऑप्शन है हमारा, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना चाहिए। केवल इससे ही नहीं बच्चे अधिगम करते हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा हमारा। इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, जब तक बच्चे स्वाभाविक रूप से प्रेरित नहीं होंगे तथा सीखने में सक्षम नहीं होंगे तब तक वो नहीं सीख सकते। इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। ओके, तो आंसर हो जाएगा हमारा 27 का फर्स्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है 28 है हमारा, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है, यानी हमें प्रोग्रेसिव एजुकेशन में चिल्ड्रन को कैसे देखा जाता है ये बताना है। ओके, पहला ऑप्शन है हमारा छोटे वयस्कों के रूप में, नहीं ये तो नहीं होगा हमारा। सेकंड है हमारा निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, निष्क्रिय नहीं होगा। पैसिव इमिटेटर्स नहीं होगा। ओके, एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, हाँ ये हमारा सही हो सकता है। ओके, यानी कि एक्टिव एक्सप्लोरर के रूप में, यानी खोजकर्ता के रूप में हमारे जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है इसमें बच्चों को सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। ओके, तो आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है 29 है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम बताना है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम कैसा है। ओके, एक सामाजिक गतिविधि है। ओके, वाइगोत्स्की ने सोशल सामाजिक की बात की थी, सामाजिक की बात की थी। ओके, तो हमारा हो जाएगा, तो वाइगोत्स्की के अनुसार ही बताना है, तो ये हमारा यही हो जाएगा पहला ऑप्शन, एक सामाजिक गतिविधि है, एक सोशल एक्टिविटी है। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारा 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है। इसमें बताना है कि पूर्ण क्रियात्मक अवस्था काल में बच्चे की कौन सी विशेषता है। तो पहला है ऑप्शन है हमारा वैतुल प्रतिक्रिया, ये हमारा पूर्ण क्रियात्मक की अवस्था का नहीं है। ओके, सेकेंड ऑप्शन है हमारा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, ये भी नहीं है हमारा। एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा विलंबित अनुकरण, नहीं ये भी नहीं है। एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा विचारों की अनुक्रमणीयता है। ओके, तो यही हमारा हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। ओके, यही हमारी क्रियात्मक अवस्था काल की एक विशेषता है। ओके, तो आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। अगर यह सेशन आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।